फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। लास्ट लेक्चर तक फ्रेंड्स हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। हम लोग सीरियली क्या क्या पढ़े फ्रेंड्स? पहले तो हम लोगों ने देखा कि सप्लाई क्या होता है, फिर देखा कौन पर्सन सप्लाई कर सकता है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो सप्लाई करने के बाद उस पर टैक्स कलेक्ट कर सकता है, वो हो गया आपका रजिस्टर्ड पर्सन। हम लोगों ने टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन देखा था, रजिस्ट्रेशन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा सप्लाई होने के बाद आप लोग को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है। टैक्स इनवॉइस इशू करने के बाद आप लोग फिर पेमेंट करेंगे, उसको पैसा का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप लोग फिर अपना रिटर्न भरने जाएंगे। ओके, आप लोग कलेक्ट कर लिए पेमेंट, फिर आपको अपना रिटर्न भरना होगा मंथली। एट द टाइम आप लोग अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इतना दूर हम लोगों ने पढ़ा था। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम लेंगे तब हमको कुछ आईटीसी मिलेगा एंड कुछ हमको अपने हाथों से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो जो अमाउंट हमको पेमेंट करनी है वो हमें कितना पेमेंट करना है एंड जो आईटीसी हम लोग अवेल करेंगे उसका यूटिलाइजेशन का प्रोसीजर क्या है वो हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। सो पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट दो चैप्टर इंटरलिंक्ड है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन अवेल कर सकता है, कैसे अवेल होता है वो हमने पढ़ा। लेकिन अभी उसको टैक्स पेमेंट करते टाइम यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका मैनर क्या होगा, वो हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। डिस्क्राइब 3 काइंड्स ऑफ लेजर और रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है फ्रेंड्स? मैंने बताया है जो पर्सन इधर रजिस्टर्ड है या फिर जो पर्सन रजिस्टर्ड होने के लिए लाइबल है। इधर वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करेगा वो, या फिर वो सेक्शन 22 में लाइबल है ड्यू टू हिज टर्नओवर लिमिट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सेबल पर्सन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। पेमेंट ऑफ टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको ये 3 लेजर के बारे में जानना है। सेकेंड थिंग क्या बोला? अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो पर्सन आपने क्रेडिट लिया, आपने इनपुट सप्लाई लिया, ओके, इनवर्ड सप्लाई लिया, उस पर टैक्स पे किया, ओके, तो ये सब क्या आपको फिजिकली और मेंटेन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होती है। एक लेजर, उसकी लेजर बनेगी, वो जो अकाउंट्स है वो रिकॉर्ड होगा, उसकी एक लेजर बनेगी, तो वो जो लेजर बनती है वो इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल में बनती है, इसीलिए उसको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक लेजर। एंड जीएसटी में 3 टाइप का लेजर है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक है आपका कैश लेजर और एक है आपका लाइबिलिटी लेजर। ओके, एक्चुअली क्या होता है जो क्रेडिट लेजर में है ना, आप लोग जितना क्रेडिट लिए हैं, आप लोग जितना पैसा पे करके कोई चीज़ लाए हैं, वो सामने वाला रिटर्न फाइल करेगा, उसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में वो शो करेगा। ओके, कैश लेजर में क्या है, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो कैश लेजर में शो करेगा एंड लाइबिलिटी लेजर में आपका आउटवर्ड टैक्स शो करेगा। ओके, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। सेकंड में पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? जब आप कोई चीज़ खरीदते हो उसमें आप एसजीएसटी भी पे करके लाए होगे, सीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है, यूटीजीएसटी हो सकता है। जब आप आउटवर्ड सप्लाई किए, मे बी वो सीजीएसटी एसजीएसटी हो, मे बी वो आईजीएसटी हो, मे बी वो यूटीजीएसटी हो। ओके, तो अभी किसके साथ कौन सा टैक्स एडजस्ट होगा या फिर हम किसी के साथ किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। द मेथोडोलॉजी ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। ओके, थर्ड में क्या पढ़े? comprehend and apply the chronological order in which the liability of a taxable person has to be discharged। क्रोनोलॉजिकली होगा, अभी पहले आईजीएसटी जाएगा या पहले सीजीएसटी जाएगा, पहले एसजीएसटी जाएगा, क्या जाएगा वो ऑर्डर हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द सर्कमस्टेंसेज इन विच द पेनल इंटरेस्ट इज लेविड। पेमेंट ऑफ टैक्स है तभी आप लोगों का इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, सब कुछ है। अगर आप लोग डिले करते हो पेमेंट में या फिर आप लोग सामने वाले से कलेक्ट करना था लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, कोई डिस्क्रिपेंसीज फाउंड हुई, तो वहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लग सकती है। तो पेनल इंटरेस्ट क्या क्या है, कौन कौन सी सिचुएशंस है, वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद बोला प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कैसे एडजस्ट होता है उसका प्रोसीजर भी हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आप लोगों ने देखा। हम लोग पहले देखेंगे आउटपुट टैक्स क्या होता है, लेजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स कैसे होते हैं, मेरा लाइबिलिटी के साथ जब मैं आईटीसी यूज़ करूँगी तो मैं उसको सेट ऑफ कैसे करूँगी, ओके, एंड कौन कौन से सिचुएशन में इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकते हैं, मेरा SGST एंड CGST कैसे आपस में एडजस्ट होंगे, वो सारे प्रोसीजर हम इन पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो पहला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। पहले आप लोग जानो आपका आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या है, आप लोग का आउटपुट टैक्स क्या है जिसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी है, वो देखिए। यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है उसका डेफिनेशन दिया है बुक में, देखिए। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए टैक्सेबल पर्सन मीन्स द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्या बोला, कोई भी टैक्सेबल पर्सन हो जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उस टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर उसने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है वो उसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, बिकॉज वो टैक्स वो रिसिपिएंट से कलेक्ट किया है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एंड वो गवर्नमेंट को वो पैसा जाके पेमेंट करेगा, इसीलिए वो उसका आउटपुट लाइबिलिटी, इसीलिए उसको लाइबिलिटी बोला गया है, बिकॉज वो पेमेंट उसको गवर्नमेंट को करनी है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ बोली गई। पहले बोला मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट, मीन्स अगर मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूँ एंड मेरा कोई एजेंट सप्लाई करता है तो उस एजेंट ने जो रिसिपिएंट से कलेक्ट की है टैक्स वो भी मेरा आउटपुट टैक्स माना जाएगा। मीन्स एजेंट जो सप्लाई करेगा उसके ऊपर टैक्स भी आउटपुट टैक्स में इंक्लूड है, ये है पहला। दूसरा बोला बट एक्सक्लूड्स टैक्स पेएबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, लेकिन अगर मैं कुछ अमाउंट रिवर्स चार्ज बेसिस पे पेमेंट कर रही हूँ, RCM लग रहा है मुझे एंड मैं वो पेमेंट कर रही हूँ, देन वो मेरा आउटपुट टैक्स नहीं होगा, वो जिसका मैं पेमेंट कर रही हूँ उसका आउटपुट टैक्स होगा। ओके, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ तो क्या होगा, देखिए। मैं क्या करती हूँ, मैं शर्ट एंड पैंट सप्लाई करती हूँ, ओके, शर्ट एंड पैंट का मैं सप्लाई करती हूँ। मेरा शर्ट जो है वो टैक्सेबल है एंड पैंट जो है वो एग्जिम्प्टेड है। शर्ट्स के ऊपर फ्रेंड्स मैंने टैक्स कलेक्ट किया है 1000 रुपीज़ का, एंड बिकॉज पैंट एग्जिम्प्टेड है मैंने इस पर कुछ भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, ओके। उसके बाद मैंने कुछ कैश्यू नट्स परचेज़ किए हैं ये मैंने, लेकिन आपको पता होगा इस पे RCM लगता है, तो मैंने इस पे जो टैक्स दिया है 500 रुपीज़ RCM बेसिस पे मैंने टैक्स पे किया है, ओके। इसके बाद मेरा एक एजेंट है, मेरा एजेंट सप्लाई किया है एंड उसने कलेक्ट किया है 2000 रुपीज़, इतना टैक्स उसने कलेक्ट किया है। क्लियर है। अब आप लोग बताइए एज पर द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट टैक्स मेरा कितना टैक्स आउटपुट होगा। हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा, कोई भी टैक्सेबल पर्सन, ओके, मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, डिम करो, कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो भी टैक्सेबल सप्लाई करेगा उस पर जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा मीन्स 1000 मुझे इंक्लूड करनी है प्लस, लेकिन एग्जिम्प्टेड गुड्स पे तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया तो एग्जिम्प्टेड वाला पोर्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने टैक्स ही कलेक्ट नहीं किया तो आउटपुट टैक्स कहाँ से आएगा। थर्ड, जो RCM बेसिस पे आपने पे किया है वो आपका आउटपुट टैक्स नहीं है, जिससे आपने परचेज करके RCM दिया है, मतलब जिसका वो आउटवर्ड सप्लाई है, आउटपुट टैक्स भी उसी का होगा, ओके। अगर आप ये कैश्यू नट्स मिस्टर X से परचेज किए हैं तो ये 500 रुपीज़ आपने जो पे किया है RCM बेसिस पे, ये मिस्टर X का आउटपुट टैक्स है, आपका आउटपुट टैक्स नहीं है। क्लियर है। तो 500 रुपीज़ भी हम लोग नहीं लेंगे प्लस, लेकिन बोला अगर आपका कोई एजेंट है एंड वो टैक्सेबल सप्लाई करता है और उसने कुछ टैक्सेबल सप्लाई करके कुछ टैक्स कलेक्ट की है तो वो भी आपका आउटपुट टैक्स होगा। दैट मीन्स प्लस 2000 भी मेरा आउटपुट टैक्स होगा, तो मेरा टोटल आउटपुट टैक्स आ जाएगा 3000 रुपीज़। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को अभी आउटपुट टैक्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा। कोई भी अगर RCM बेसिस पे हम लोगों ने टैक्स पे की है तो जिसका आउटवर्ड सप्लाई है उसी का आउटपुट टैक्स होगा, हम लोग का आउटपुट टैक्स वो नहीं है। प्लस अगर मेरा एजेंट मेरे बिहाफ पे कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है एंड उसने टैक्स कलेक्ट की है तो वो भी मेरा आउटपुट टैक्स में इंक्लूड होगा। क्लियर है। अब देखिए मैनर ऑफ पेमेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मोड पे हम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, GST में आपको जो आपका आउटवर्ड टैक्स पे करना है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
तो जो लाइबिलिटी लेजर का जो लाइबिलिटी सेट ऑफ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से होता है। तीनों लेजर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आप पहले देखिए कि मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या हो सकता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पहले आपको मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है एंड फिर वो मनी आपको पेमेंट करने में यूज़ करनी होती है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कौन कौन से मोड से मनी डिपॉजिट कर सकते हैं वो चीज़ आप देखिए। तो इसका दो मोड है। आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दो वे से अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। पहला है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है, विदाउट एनी लिमिट हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1 लाख पेमेंट करो, 1 करोड़ पेमेंट करो, 1 मिलियन भी पेमेंट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन आप लोग अगर ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक अपर लिमिट दे दी गई है, दैट इज़ द 10,000। आप 10,000 से ज़्यादा ऑफलाइन में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग जाके ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं देन आप मैक्सिमम 10,000 तक ही कैश लेजर में डिपॉजिट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको डिपॉजिट करनी है तब आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट करनी पड़ेगी। क्लियर है? अगर आप NEFT RTGS के थ्रू करेंगे तो आपको कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चेक DD ये सब के थ्रू ओवर द काउंटर करेंगे देन 10,000 तक ही कर सकते हैं। लेकिन उसके 3 एक्सेप्शन है। अब वो 3 एक्सेप्शन क्या है देखिए फ्रेंड्स। 3 एक्सेप्शन उसका है। पहला है प्रॉपर ऑफिसर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड थर्ड वन इज द पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। ठीक है, अगर प्रॉपर ऑफिसर या फिर कोई और ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है, इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर्च चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आप ओवर द काउंटर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर बोलता है तब आप 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं। या फिर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको कमिश्नर ने नोटिफाई किया है तब वो 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर सकता है। अदरवाइज कोई भी पर्सन 10,000 से ज़्यादा पेमेंट ओवर द काउंटर या फिर ऑफलाइन नहीं कर सकता है। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तभी आप 10,000 से ज़्यादा कर सकते हैं। ऑफलाइन पे आप मैक्सिमम 10,000 तक ही पे कर सकते हैं। तो ये था आपका मोड ऑफ पेमेंट कि आप कौन कौन से मोड से अपने कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, 2 मोड है टैक्स पे करने का। आप लोग जो आपके आउटपुट टैक्स पे करेंगे इधर ऑफलाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका आउटपुट टैक्स अप टू 10,000 तक है तो आप लोग ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन 3 एक्सेप्शन दे दिया। अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर अगर कमिश्नर नोटिफाई कर दे तो वो पर्सन क्या कर सकता है फ्रेंड्स, ओवर द काउंटर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर सकता है। अदरवाइज उसको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे फ्रेंड्स लेजर्स के बारे में। लेजर्स क्या होता है एंड कौन से लेजर में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग GST पोर्टल में जाएंगे, GST के पोर्टल में www.gst.gov.in में अगर आप लोग जाएंगे, आप लोगों की मुलाकात 3 लेजर के साथ होगी। ठीक है, आपको पहले देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। ठीक है, 3 लेजर से आपकी मुलाकात होगी फ्रेंड्स। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, फिर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड तीसरा आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे रूल 85 में। क्रेडिट लेजर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग रूल 86 में एंड कैश लेजर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग रूल 87 में। पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे पेमेंट ऑफ टैक्स ही यही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, हर एक लेजर का 2 पार्ट होगा ऑफ कोर्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ओके, इसका भी डेबिट साइड होगा एंड क्रेडिट साइड होगा। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के क्रेडिट साइड में आपके सारे लाइबिलिटीज़ आएंगे। ठीक है, आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना पेमेंट करना है आफ्टर नेटिंग फॉर द पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए आपको कितना टैक्स पे करना है वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। वो SGST हो सकता है, CGST हो सकता है, IGST हो सकता है, इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी जो भी आपको पे करनी है वो आपके क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होंगी। अब आप जो ये पेमेंट करेंगे फ्रेंड्स, ये पेमेंट इधर आप
क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे प्लस आप कैश में पेमेंट करेंगे। क्रेडिट का जो एडजस्टमेंट होता है वो आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन होता है वो क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं होता है, वो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, एंड ये अकाउंट आपका सेट ऑफ हो जाएगा। आपकी जितने भी लाइबिलिटी है पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए, उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए आपका क्रेडिट कुछ हो जाएगा एडजस्ट एंड कुछ आपको कैश पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपको बताता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के बारे में। पहला चीज़ क्लियर हुआ, आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी क्या क्या है एंड वो कैसे एडजस्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ज़रिए एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ज़रिए। क्लियर हुआ। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है। अभी फ्रेंड्स आप लोग कोई चीज़ जब परचेज करके लाते हैं, इनवर्ड सप्लाई करके लाते हैं, तो आपका जो सप्लायर है वो टैक्स उसको आप टैक्स पेमेंट करके आए हो। अब वो रिटर्न फाइलिंग करेगा, जब वो गवर्नमेंट को वो टैक्स देगा तो वो अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इनवर्ड सप्लाई पे आपने जितना टैक्स पे किया है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदे हो तब वो रिटर्न फाइलिंग करेगा एंड वो रिटर्न फाइलिंग करेगा तभी आपके क्रेडिट लेजर में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जितना भी इनवर्ड है, क्या है इनवर्ड, आपका SGST हो सकता है, CGST हो सकता है, IGST हो सकता है, UTGST हो सकता है। आपका जितना भी इनवर्ड टैक्स आपने पे किया है वो आपका क्रेडिट साइड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितना आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, देखिए ये जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ है ना, इसको आप लोग यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए। लाइबिलिटी लेजर में ये वाला अमाउंट सेट ऑफ होता है। ठीक है, तो ये जब सेट ऑफ होगा ये डेबिट हो जाएगा। क्या डेबिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। जितना पे करोगे पे होगा। कुछ केसेस पे रिफंड भी होती है। अगर आपकी इनवर्ड रेट 18% है सपोज एंड आपका आउटवर्ड रेट जो है सपोज 6% है, इस केस पे आपको रिफंड मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट के केस पे आपको रिफंड मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे रूल 86 में, जो कि बताता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में। ये चीज़ क्लियर हुआ। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अभी देखो इसका भी दो साइड होगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, अब बोलोगे मैम इस पे पैसा कहाँ से आएगा, बिकॉज ये दोनों तो ऑटोमेटेड है। ठीक है, रिटर्न फाइल करते ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मैंने आपको बताया मोड ऑफ पेमेंट, आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ओवर द काउंटर कर सकते हैं, लेकिन लिमिट था, अपर लिमिट कितना था, 10,000 रुपीज़ तक कर सकते हैं। आप लोग जो चालान का पेमेंट करेंगे इधर ऑनलाइन करो, नेट बैंकिंग से करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओवर द काउंटर पेमेंट करो, आप लोग जितना भी पेमेंट करोगे वो आपके क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा। आप लोग जितना भी डिपॉजिट करोगे, इन केस आप लोग डिपॉजिट करो, TDS TCS अगर आपने कट किया है, ठीक है, कोई भी पेमेंट आप लोग करो टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और एनी अदर अमाउंट, आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो आपके क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन डिपॉजिट करो या फिर ऑफलाइन डिपॉजिट करो, वो क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा। एंड जिसका पेमेंट हो जाएगा वो आपके फिर डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। जब आप डिपॉजिट करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा, जब उसकी पेमेंट हो जाएगी तब वो क्या होगा, जब आपका लाइबिलिटी सेट ऑफ होगा तब वो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। जब आप इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर का सेट ऑफ करेंगे तब वो डेबिट हो जाएगा। एंड आपका कोई भी अगर इंटरेस्ट होता है, फाइन होता है, पेनल्टी होता है, तो वो हमेशा कैश में पेमेंट होता है, वहाँ पर आपका क्रेडिट सेट ऑफ नहीं होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे रूल 87 में। तो बेसिकली जीएसटी में 3 लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, एंड 3 जगह पे क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है ये हम एक सिंगल एग्जांपल लेके समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट जो ओवरऑल है वो यही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग एक एक रूल के साथ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।